हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही डुई वापस रूम में आती है फिर तो इमोशनली हो गई थी। ये फिर उसे सॉरी बोलने लगती है कि आज मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड चेन को किसी और लड़की के साथ देखा था तो उससे मैं उसे थप्पड़ मार दिया। शायद उसी वजह से उसने तुमसे ब्रेकअप किया है। ये सुन के वो बेचारी तो और ज़्यादा दुखी हो जाती है। ये जियांग को मैसेज करती है कि कहीं वाकई में मैंने चेन को थप्पड़ मार के गलती तो नहीं की। जैसे ही ये मैसेज डोंगडे भी पढ़ता है तो वो फ़ौरन से इसे कॉल ही करने लगा था कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने बहुत अच्छा किया, कल भी हम मिलके फिर से चेन को सबक सिखाने जाएंगे। अब यहाँ पे वो जियांग को ही एक फेवर दे रहा था कि तुम टाइम पे वहाँ पहुँच के डुई को इम्प्रेस ज़रूर करना। अब वो कहाँ मना करने वाला था। अगले दिन ये दोनों बड़े प्रिटशन के साथ चेन के पास पहुंच आए थे और उसे तो फिर डोंगडे खुद के साथ बास्केटबॉल खेलने को ही कहने लगता है। अब ये चैलेंज कर रहा था तो वो कैसे एक्सेप्ट ना करता। दोनों में अभी मैच स्टार्ट हो ही चुका था कि डोंगडे गिर जाता है, उसके पाँव पे फिर मोची आ गई थी। तभी जियांग की यहाँ पे एंट्री होती है। अब डोंगडे की जगह पे वही चैन को मजा चखाने वाला था। दोनों में टक्कर का मुकाबला होता है। दोनों में से तो हार तो कभी कोई मानने वाला था ही नहीं। इसी दौरान गिरने से चैन का पाँव ही मुड़ गया था। ये देख के डुई तो खुश हो के फिर जियांग को हक कर लेती है और फिर फौरन से पीछे भी हो गई थी। अब डोंगडे का प्लान तो फाइनली फिर उनके अकॉर्डिंग किसी हद तक डुई को वाकई में वो इम्प्रेस करने में कामयाब हो ही चुका था। प्रिंसिपल तक ये सारी वीडियो पहुंच चुकी थी। अब जाहिर है इनकी वजह से चेन का पाँव फ्रैक्चर हुआ तो वो इन्हें खूब सारा डांटने लगते हैं। जियांग ने सारा ब्लेम खुद पे ही ले लिया था कि इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। वो तो दुखी कि मुझे तुम जैसे ब्रिलियंट बच्चे से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अभी चंद दिनों के लिए उसे तो फिर यूनिवर्सिटी से उन्होंने सस्पेंड ही कर दिया था। इस बात से डुई दुखी हो जाती है कि ये मेरी वजह से ही हुआ है, अब इसे कंपनसेट कैसे करूँगी। वो फिर इसी के बारे में ही सोचने लग जाती है। ये अभी फिर रूम में आई ही थी कि अचानक फे को चेन की कॉल आती है कि तुम्हारी फ्रेंड ने देखो मेरा क्या हाल कर दिया, अब मैं कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेल पाऊंगा। वो इस पे चीख ही रहा था कि जैसे फ़ोन से निकल के इसका गला दबाने की कोशिश कर रहा हो। ये भी फिर साफ कह देती है कि अच्छा किया उसने, आइंदा के बाद मुझे कॉल मत करना, हम दोनों का अब कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा है। अब तो फिर फे ये सब कह के बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगी थी, जैसे इसके दिल से कोई बोझ ही हट गया हो। आर्ट गैलरी में शाओ की पेंटिंग तो यहाँ पे इली मोरान भी देख चुका था। उसे बहुत ही पसंद आती है। वो यहाँ पे से बाय कर लेता है और साथ ही साथ मैनेजर से अपनी इस पोर्ट्रेट को बनाने वाले बंदे से अपॉइंटमेंट लेने का ही कहने लगा था कि मैं उसके पास मौजूद इस लड़की की सारी ये पेंटिंग्स खरीदना चाहता हूँ। वो कॉल करके इस बात का जब फिर डुई डुई को बताता है तो ये खुश हो जाती है कि क्या वाकई में इसने भी अब सही मौका देख के ही क्लाइंट से मिलने जाने का फैसला कर लिया था। इस रूम में शाओ की पेंटिंग लगाते देख के जियांग हैरान के ये लड़की मुझे देखी देखी लग रही है। तभी उसे ख्याल आता है कि ये तो डुई की रूममेट शाओ है और इस पेंटिंग पे डुई की सिग्नेचर देख के भी हैरान कि अच्छा तो ये उसने बनाई है। उसके बाद से ये थोड़ा सा दुखी ही दिख रहा था। इसे अब शक हो गया था कि डुई का मेरे क्लोज आने के पीछे कोई रीज़न तो ज़रूर है, वरना ऐसे ही वो अचानक मेरे से अच्छे बिहेव कैसे कर सकती है। डोंगडे फिर से उसे डुई को प्रपोज करने का ही कहने लगा था। ये अभी इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप ही बैठा रहता है। वो भी हैरान कि इसे अचानक हो क्या गया है, अभी तक तो सही था। जैसे ही डुई डुई आती है वो तो फिर उसी लड़के हुए फेस के साथ ही वहाँ से जाने लगा था। इवन कि उससे कोई खास बात ही नहीं करता। सो अब वो परेशान हो जाती है कि इसे क्या हो गया है। रूम में भी इसे परेशान देख के बाकी गर्ल्स से सरप्राइज कि जियांग इससे बात नहीं कर रहा तो इसका फेस आखिर इतना फिर क्यों लटक गया है। ज़रूर कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। अगले दिन फिर इसका फिटनेस टेस्ट ही था। जब ये हिम्मत हारने लगती है तो तब जियांग को बहुत बुरा लगता है। वो ऐसे कैसे इसे हारने दे सकता था। और फिर जल्दी में इससे लूमी के आने का ही कहने लगता है कि अगर तुम हारी तो वो तुम्हें आके बहुत ही लुक डाउन करेगी। ये सुन के वो अब जेलिस फाइनली ये टेस्ट उसने पास कर ही लिया था। फिर हैरान के यहाँ पे तो मुझे लूमी कहीं भी नज़र नहीं आ रही। ली मोरान डुई से मिलने ही जाने लगा था, उससे शाओ की बात करने। अब जाहिर है वो उसकी फ्रेंड थी तो वही उसके लिए कुछ कर सकती थी ना। इसे क्या पता कि वो खुद भी तो इसे लाइक करती है। और ये बात अब जियांग तो अच्छे से नोट कर चुका था। जियांग ने भी इसके पीछे जाने का ही सोच लिया था। दूसरी तरफ शाओ को ली मोरान आज लाइब्रेरी में कहीं भी नजर नहीं आता। लाइब्रेरियन उसे उसका कार्ड पकड़ाता है कि मैंने तुम दोनों को साथ में देखा था, सो तुम फ्रेंड होगी ना उसकी, तो ये फिर उसे दे देना।
वो यहाँ पे जब उसका नेम पढ़ती है तो ये देख के वो तो एकदम शॉक ही रह जाती है कि ओह, ये तो वही है जिसे डुई पसंद करती है। इन दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। डुई इसे देख के बहुत ही खुश होती है कि अच्छा, तो ये है वो मेरा क्लाइंट। या फिर उससे शाओ की बात करने लगता है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, हम दोनों लाइब्रेरी में ही मिले थे, पहली नज़र में ही मुझे उससे लव हो गया, क्या तुम मेरे लिए उससे बात करोगी? आखिर को वो तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड है। ये सुन के वो हर्ट हो जाती है, वो खुद भी तो उसे पसंद करती है, लेकिन अब मामला उसकी फ्रेंड का था, वो उसको लेके बहुत ही लॉयल थी। जियांग दूर खड़ा इन्हें देख रहा होता है। अब इसके पूछने पे वो इसे बता देती है कि इस वक्त शाओ शायद लाइब्रेरी में ही होगी, तो या फिर उससे मिलने के लिए वहीं जाने लगा था। लूमी की नज़र जब इन दोनों पे पड़ती है तो वो जल्दी से डोंगडे को कॉल करके इधर ही बुलाती है। इसे साइकिल के लगने से बचाने के चक्कर में जियांग को फिर इसके सामने आना ही पड़ गया था। लूमी और डोंगडे को देखती हैं तो ये देख के अब डुई तो जियांग को लेती वहां से जाने ही लगी थी। एक गेम में तो इन दोनों में मुकाबला ही लग गया था। अब जियांग हैरान के आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब फिर इसने जियांग को बता दिया था कि मैं जिस चार्मिंग प्रिंस की तुमसे बात कर रही थी ना, वो मुझे पसंद नहीं करता, पता नहीं मैं उसे याद भी हूँ कि नहीं। वो आज बहुत ही दुखी लग रही थी। खैर, अब वो उसे यही कहती है कि मेरा इरादा अब अपने रूम में जाने का बिल्कुल भी नहीं है, सो मैं तुम्हारी प्लेस पे ही जाऊंगी। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है। वो फ़ौरन से ही फिर से अपने घर ले जाने के लिए मान गया था। अब ये घर आके उससे पूछने लगता है कि क्या वाकई में तुम्हें उस लड़के की शक्ल याद नहीं जिसने तुम्हारी हेल्प की थी? तो वो कहती है कि हाँ, नहीं याद, बट सिक्योरिटी गार्ड से पूछने पे मुझे तो उसने उसका नाम ली मोरान ही बताया था, सो वही हुआ ना। ये सरप्राइज के अच्छा, तो ये ली मोरान को ही पसंद करती थी। इधर शाओ अपसेट के जैसे डुई के दिल में ली मोरान की जगह है, वैसे वो भी तो उसे लाइक करता होगा ना। बाद में इसने फिर रूम से जियांग को जाने से रोक दिया था। वो फिर इसके साथ ही सोने के साथ साथ प्यार से उसे देखने ही लगता है, और ये भी फिर उसे ही देख रही थी। तब तक तो वो सो ही चुका था। अब मीन इसके दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो ही चुकी हैं। ये सभी ही इंग्लिश एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले थे। मुरान शाओ से बात करने की कोशिश करता है, पर वो इसे इग्नोर ही कर देती है। इस बात से वो बहुत ही हर्ट हो गया था। ये देख के डुई ने उसे बता दिया था कि अब मैं ली मोरान को पसंद नहीं करती, सो तुम उसे इग्नोर ना ही करो, तो यही अब तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वो तुम्हें पसंद करता है। वो अभी भी अपसेट। ये सभी अब जियांग और डुई दोनों से ही पूछने लगे थे कि तुम लोग रात को रूम्स में क्यों नहीं आए। वो बिना कोई जवाब दिए फिर वहाँ से खिसकने की करते हैं। अब इसने शाओ को जाके बता दिया था कि उस दिन ली मोरान ने नहीं बल्कि मैंने ही डुई की हेल्प की थी, सो तुम्हारे दिल में अगर उन्हें लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर कर दो। ये सुन के वो तो फिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरा चांस बन सकता है। फाइनली इनका प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट परफॉर्मेंस लूमी और डोंगडे की ही होती है, जो कि वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद ही इनकी बारी आनी थी। जहाँ पे बाकी सबका कपल बना हुआ था, वहीं पे शाओ और ली मोरान का भी बन जाता है। वो यहाँ पे इसे उठाने के लिए इसकी हेल्प ही करने लगा था। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें, और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।